देखो, मुझे सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो चुके हैं। पिछले साल सैमसंग ने मुझे इनवाइट करके, अपने इवेंट में इनवाइट करके, मेरे इंस्टाग्राम के फीड की वजह से, मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल की वजह से मुझे इनवाइट करके मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने फोल्ड 7 लिया। 6 महीने में सैमसंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट में था। मैं इंस्टाग्राम पे उनके साथ काम किया और उसके बाद वो फ़ोन मेरा था, तो मैंने उसको रगड़ के यूज़ किया है। मेरा कोई पैसा नहीं लगा है, मुझे कोई पैसा नहीं दे रहा है इस वीडियो में अच्छा या बुरा बोलने के लिए। तो जो भी जेन्युइनली मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। और साथ में एक चीज़ और मैं पहले ही बोल देता हूँ, मैं आईफोन 15 प्रो अपना सेकेंडरी डिवाइस लेके चलता था, बिकॉज उसकी वीडियोस सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 1,80,000 रुपये के फ़ोन से अच्छी है। उसी से ये वीडियो शूट हो रही है और उसी में मैं ज़्यादातर वीडियो शूट करता हूँ। तो अगर तुम भी फोल्ड लेने का सोच रहे हो, बिकॉज फोल्ड 8 आने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। इसमें मैं तुमको अपना A to Z सारा एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा कि किसको बाई करना चाहिए और किसको नहीं बाई करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर देता हूँ। Z Fold 7 मेरा प्राइमरी डिवाइस था। मैं इंस्टाग्राम से लेकर के यूट्यूब सब कुछ मैं अपना उसको टैब बना करके बड़ी स्क्रीन, छोटी स्क्रीन, हर तरीके से यूज़ करता था। मेरा प्राइमरी डिवाइस गैलेक्सी Z Fold 7 ही था। लेकिन मुझे एंड्रॉयड के साथ साथ एक आईफोन रखना पड़ता है, बिकॉज मेरे पास एक मैकबुक भी है और आईपैड भी है और मुझे एप्पल का एनवायरनमेंट बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। तो मैं अपने साथ एक आईफोन ज़रूर कैरी करता हूँ। और दूसरी चीज़ मैंने पहले ही बता दी, बिकॉज उसका वीडियो अच्छा है। बात करते हैं डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। फोल्ड 6 से फोल्ड 7 की फ्रंट स्क्रीन, जो सामने वाली स्क्रीन है, वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है। क्योंकि पहले जो स्क्रीन थी वो काफ़ी पतली थी, उतनी यूजेबल नहीं होती थी, हमें हमेशा फ़ोन खोल के यूज़ करना पड़ता था। लेकिन फोल्ड 7 के साथ फ्रंट स्क्रीन भी इतनी अच्छी यूजेबल है और इतना पतला फ़ोन है कि तुम्हें फील ही नहीं होगा कि तुम एक फोल्डिंग डिवाइस यूज़ कर रहे हो। अंदर वाली स्क्रीन में तुम उसको टैब की तरह यूज़ कर सकते हो, तुम उसमें कंटेंट एंजॉय कर सकते हो, मज़ा आ जाता है। तो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से, मेरे हिसाब से, ये बहुत ही टॉप ऑफ द लाइन पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन है। बिकॉज मैंने फोल्ड 6 भी देखा है शोरूम्स में जाके, मैंने ख़रीदा नहीं था और मैंने एक दो लोग का एक्सपीरियंस किया था। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा चेंज है। और उन्होंने भी सैमसंग के इवेंट में भी उन्होंने दोनों फ़ोन्स रखे थे, तो वो सामने आप कंपेयर कर सकते थे कि कितना विजिबल चेंज है। और वेट की बात करें तो 215 ग्राम का फ़ोन था, जो कि काफ़ी लाइट वेट था और काफ़ी अच्छे से यूजेबल था डेली डे टू डे लाइफ में। और कंफर्टेबल होने की बात करें तो 215 ग्राम का फ़ोन है, एकदम थिकनेस उतनी ही है जितनी मेरी 15 प्रो की है। तो हाथ में काफ़ी कंफर्टेबल है, यूज़ करने में, कॉल पे बात करने के लिए, हर चीज़ के लिए काफ़ी कंफर्टेबल लगा है मुझे। तो डिज़ाइन और कंफर्टेबल के फैक्टर में मैं उसको 10 ऑन 10 ही दूंगा। डिस्प्ले एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो सैमसंग की डिस्प्ले की तारीफ़ करते मैं थक नहीं सकता, बिकॉज आईफोन की भी डिस्प्ले सैमसंग ही मैन्युफैक्चर करता है। और 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले, दोनों इनसाइड और बाहर की जो डिस्प्ले है, दोनों 120 हर्ट्ज़ की एमोलेड स्क्रीन की डिस्प्ले है, जिसमें तुमको कंटेंट एंजॉय करने में मज़ा ही आएगा यार। मैं क्या तारीफ़ करूँ, सैचुरेशन अच्छी है, कलर्स अच्छे आते हैं, सब कुछ बढ़िया है। देखो, अंदर की स्क्रीन जो है वो 8 इंच की है और बाहर की जो स्क्रीन है वो 6.5 इंच की है। तो फ़ोन काफ़ी बड़ा है, लेकिन उतना बड़ा फील नहीं होता, बिकॉज वेट उतना नहीं है और काफ़ी पतला फ़ोन है। तो डिज़ाइन के मामले में और स्क्रीन के क्वालिटी के मामले में मुझे 10 ऑन 10 ही लगा है। देखो, इतना टाइम यूज़ करने के बाद भी मुझे फ़ोल्ड में कोई भी क्रीज़ नहीं फ़ील होती है। और काफ़ी यूज़ किया है मैंने उसको, अनफोल्ड फोल्ड करके कई बार यूज़ किया है। मैं तो कई बार, जैसे पेन टिक 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 करते हैं लोग, वैसे ही मैं फ़ोल्ड भी खोलता बंद करता रहता था। तो मैंने तो काफ़ी उसको अनफोल्ड एंड फोल्ड किया है, तो लेकिन कोई भी विजिबल क्रीज़ उसमें आज तक नहीं आई है। देखो, परफॉर्मेंस साइड की बात करें तो एक गेमिंग फ़ोन नहीं है। काफ़ी पतला होने की वजह से अगर तुम इसमें बहुत ज़्यादा गेमिंग करने की कोशिश करते हो, लाइक BGMI या फिर जेंसन इम्पैक्ट, इस तरह के कोई हैवी गेम्स बहुत देर तक खेलने की कोशिश करोगे तो फ़ोन काफ़ी गर्म हो जाता है। और दूसरी चीज़, 4000 mAh की बैटरी है, तो बैटरी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होती है। तो मेरे हिसाब से गेमिंग करने के लिए डिवाइस तो नहीं है। लेकिन हाँ, यूजुअली तुमको डेली डे टू डे टास्क जो भी करने होते हैं वो तुम ईजिली कर सकते हो। इस परफॉर्मेंस, उसके हिसाब से इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। तो बात करें अगर बैटरी लाइफ की, तो जैसा मैंने पहले ही बोला कि 4000 mAh की बैटरी है। तो अगर तुम इनर डिस्प्ले ज़्यादा यूज़ करते हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें दिन में 2 बार फ़ोन चार्ज करना पड़ेगा। और अगर इनर डिस्प्ले वंस इन अ वाइल यूज़ करते हो, मोस्टली काम तुम अपने बाहर के डिस्प्ले पे कर सकते हो, बिकॉज वो 6.5 इंच की डिस्प्ले है। तो उस हिसाब से तुम पूरा दिन इस फ़ोन के साथ निकाल सकते हो। लेकिन हाँ, रात में तुम्हें टॉपअप करना पड़ सकता है अगर तुम थोड़े नॉर्मल यूज़र भी हो। और अगर एकदम ही फ़ोन यूज़ नहीं करते तो फिर बात अलग है। अब बात करते हैं कैमराज़ की। देखो, कैमरा की बात इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि सैमसंग अपने रेजोल्यूशंस हर साल बढ़ाते जा रहा है। फ़ोटोज़ काफ़ी शार्प आती हैं, नो डाउट, लेकिन ग्रेन आता है रात की फ़ोटोज़ में। और दूसरी चीज़, वीडियो की बात करें तो वीडियो आईफोन की ज़्यादा बेटर है। इवन अगर मैं बेस लाइन आईफोन, यानी आईफोन 15, 16 नॉर्मल जो आईफोन्स आते हैं 70-80 हज़ार के, उसकी भी वीडियोस इससे बेटर आ रही।
देखो सबसे ज़्यादा एडवांटेज जो सैमसंग डिवाइसेस में होता है वो होता है उनके सॉफ्टवेयर की वजह से। इसमें भी सॉफ्टवेयर इतना मक्खन चलता है कि मज़ा ही आ जाता है। अंदर वाले डिस्प्ले पे तुमको ऐसा फील होगा कि तुम सैमसंग का टैब यूज़ कर रहे हो। मल्टीटास्किंग के बहुत सारे फीचर्स हैं और जितने भी ऐप्स हैं एकदम स्मूथली स्विच होते हैं, चाहे वो बड़ी स्क्रीन हो और तुम फोल्ड करने में छोटी स्क्रीन पे भी बहुत सीमलेसली स्विच हो जाता है। कोई भी ऐसा मुझे लैग, कोई भी ऐसा बग मुझे अभी तक तो फील नहीं हुआ इस पूरे 1 साल के एक्सपीरियंस में। तो सॉफ्टवेयर वाइज मुझे लगता है सैमसंग काफ़ी वंडरफुल काम कर रहा है। और कंपैरेटिवली आईफ़ोन भी स्मूथ है, लेकिन iOS 26 के साथ सबको पता है कि क्या कहानी है। और कहीं न कहीं आईफ़ोन ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है। एंड्रॉयड में ओपन सोर्स ऐप्स और बाकी सारी चीज़ें आप यूज़ करके बहुत कुछ कर सकते हो एंड्रॉयड में, तो उसकी तो बात किसी और दिन ही करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं अगर बोलूँ तो एंड्रॉयड और ऊपर से सैमसंग की स्किन काफ़ी अच्छी है। वन यूआई बहुत बेहतरीन काम करता है फोल्डिंग डिवाइसेज़ में। उसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छी है और रैम मैनेजमेंट भी काफ़ी बढ़िया है। देखो जनरली मुझे अगर कोई चीज़ बॉदर करती है सबसे ज़्यादा तो वो ये है कि जब तुम अनफोल्ड करके वीडियोस देख रहे होते हो तो ऊपर नीचे ब्लैक बार आते हैं और अगर जूम इन करते हो तो साइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा कट इन हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार वो पूरी स्क्रीन ना यूज़ नहीं हो पा रही उस हिसाब से। तो अगर ये अनफोल्ड होने के बाद किसी भी तरीके से ऐसा 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो ले आ पाते इसमें तो कुछ अलग ही बात होती, बट वो तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। ड्यूरेबिलिटी वाइज मेरे हिसाब से इसको तुम नॉर्मल फ़ोन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। थोड़ा सा तुम्हें अवेयर रहना ही पड़ता है और साथ ही सैमसंग भी अपने मैनुअल में लिख के देता है कि इनर डिस्प्ले को आपको बचा के रखना है, बिकॉज उसमें अगर डस्ट गई और बाकी कुछ भी गया तो उसका जो टेम्पर्ड प्री अप्लाइड है वो ख़राब हो सकता है, स्क्रीन ख़राब हो सकती है। तो उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और दूसरी चीज़ इनर डिस्प्ले बहुत महंगी आती है जो फोल्डिंग डिस्प्ले होती है। तो हाँ, ड्यूरेबिलिटी के मामले में अच्छा है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ इसके कवर्स और इसकी एसेसरीज़ भी इतने आसानी से नहीं मिलती, जो मिलती हैं बहुत महंगी होती हैं। और हाँ, महंगा सौदा है, वही ये हाथी पाला है तो फिर उसको उस हिसाब से खिलाना पिलाना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं किसको ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि किसको नहीं ख़रीदना चाहिए। उन लोगों को ये फ़ोन ख़रीद लेना चाहिए जैसे अगर मेरे पास एक आईपैड है और मेरे पास एक आईफ़ोन है और मुझे कोई वीडियो क्रिएशन नहीं करना होता, मुझे एप्पल से उतना ज़्यादा प्रेम नहीं होता, तो मैं सैमसंग का फ़ोल्ड ज़रूर से ले लेता, बिकॉज़ उस एक डिवाइस में मेरा दोनों काम हो सकता है। मैं उसको एज़ अ फ़ोन भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं उसको एज़ अ टैब भी यूज़ कर सकता हूँ। मुझे 2 अलग-अलग डिवाइसेस कैरी नहीं करनी पड़ेगी और साथ ही साथ दोनों को अलग-अलग चार्ज भी नहीं करना पड़ेगा। मैं एक साथ दोनों का मज़ा ले सकता हूँ और दोनों को एन्जॉय कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारा मेरी तरीके से कोई कंटेंट क्रिएशन या किसी भी तरीके से तुम्हारा वीडियो का ज़्यादा काम है और तुम एप्पल एनवायरनमेंट को पसंद करते हो, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं, कॉपी पेस्ट और ये सारी चीज़ें, तो तुम्हें मेरे हिसाब से आईफ़ोन की तरफ, एप्पल एनवायरनमेंट की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। उतने पैसे में तुम एक आईपैड, एक नॉर्मल आईफ़ोन दोनों खरीद सकते हो या फिर एक मैक और एक आईफ़ोन खरीद सकते हो, जो कि ज़्यादा सेंसिबल डील है और उससे तुम बहुत ज़्यादा काम निकाल सकते हो। देखो, और फाइनल एक वर्डिक्ट मुझे देना हो कि इसको मैं कैसे समराइज़ करना चाहता हूँ, तो ये फ़ोन सबके लिए नहीं है, ये केवल कुछ गिने चुने लोगों के लिए है और काफ़ी महंगा सौदा है, ठीक है? ये बात समझ के रखना। तुमको इसको रिपेयर कराने में, इसकी एक्सेसरीज़ लेने में, इसको मेंटेन करने में पैसा लगेगा और ये एक ऐसा एसेट है जो कि डेप्रिसिएटिंग है। तो मेरे हिसाब से अगर तुम ऐसा एसेट खरीद सकते हो, इतना डेप्रिसिएटिंग एसेट का बोझ ले सकते हो, तभी तुम ये फ़ोन लेना। अदरवाइज़ इस फ़ोन से तुम्हें दूर रहना चाहिए। विद टाइम फोल्डेबल डिवाइसेस भी सस्ते होंगे, जब उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी कॉमन हो जाएगी और कंपनीज़ बनाने लगेंगी तो उसके डिवाइसेस सस्ते होने लगेंगे। तो अभी के हिसाब से, मेरे हिसाब से, सबके लिए डिवाइस नहीं है। केवल उन लोगों को जिनके लिए वो जनरली यूज़फुल है, वो आपके डेली लाइफ में, आपके काम में फिट इन हो रहा है और आप इतना बजट डाल सकते हो किसी एक डिवाइस में, तभी आपको ये फ़ोन लेना चाहिए।